नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। नाटकों की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे। नाटक पर पहुंचने से पहले हम लोग देखते हैं मोहन राकेश जी की संक्षिप्त जीवनी। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक होने के नाते पेशेवर जिंदगी शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन का कार्य करते रहे। जीवन के अंत समय में स्वतंत्र लेखन ही इनका जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश नई कहानियों के आंदोलन में सशक्त हस्ताक्षर थे। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख काव्य कृतियों के और उपन्यास कहानियों आदि के बारे में। प्रमुख उपन्यासों में है अंधेरे बंद कमरे में 1961, ना आने वाला कल 1970, अंतराल 1973, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें आदि। कहानियों में है इंसानों के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मिस पाल, मलबे का मालिक, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक दुनिया तथा पहचान आदि। प्रमुख कहानी संग्रह है क्वार्टर, पहचान तथा वारिस, जिनमें कुल 54 कहानियाँ संग्रहित है। इनके प्रमुख नाटकों में हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। डायरी भी मोहन राकेश जी ने लिखी है। जीवनी संकलन है समय सारथी। प्रमुख यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। निबंध संग्रहों में है बाकलम खुद, साहित्य और संस्कृति दृष्टा। अनुवाद में इन्होंने संस्कृत तथा मृच्छकटिकम के नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया है। प्रमुख पत्रिकाओं में सारिका और नई कहानी पत्रिका का संपादन किया है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं नाटक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में ही मंचन भी किया गया। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1969 के तीसरे तथा चौथे अंक में प्रकाशित हुआ। मूलतः यह नाटक पारिवारिक जीवन पर आधारित मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को प्रकट करता है। यह नाटक पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन करके एक ही पुरुष करता है। 2 पुरुष मुख्य और हैं सिंघानिया तथा जगमोहन। पुरुष 4 के रूप में है जुनेजा और प्रथम पुरुष यानी कि महेंद्र नाथ, जो इस कहानी या नाटक का नायक है। आधे अधूरे का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? मोहन राकेश जी के अनुसार आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यम वर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्र नाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिनीत किया है। यह नाटक अपने समय का तो सशक्त नाटक था और वर्तमान समय में भी यह नाटक बिल्कुल सटीक ही प्रतीत होता है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण है। आइए हम लोग जानते हैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे में। सबसे प्रमुख है सावित्री, जो कि इस नाटक की नायिका है। महेंद्र नाथ की पत्नी है, जिनकी उम्र है लगभग 40 वर्ष। पुरुष 1 यानी महेंद्र नाथ, जो सावित्री का पति है, उम्र है 49 वर्ष। पुरुष 2 के रूप में देखते हैं सिंघानिया को, जो कि सावित्री का बॉस है, चीफ कमिश्नर। पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 में है जुनेजा। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी, उम्र लगभग 20 वर्ष। अशोक सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, उम्र लगभग 12-13 वर्ष। मनोज बिन्नी का पति, मात्र संवादों में ही उल्लिखित है, मानवीय रूप में इसका वर्णन नहीं है। नाटक के प्रमुख विषय में है मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण, पारिवारिक विघटन का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण, नारी की त्रासदी तथा वैवाहिक संबंधों की विडंबना।
इसके कथानक को संक्षेप में हम लोग देखते हैं, जो कि इस प्रकार का है। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्र नाथ व्यापार में सफल नहीं होता। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल हो घर में बैठकर बेकार हो जाते हैं। उनकी पत्नी सावित्री नौकरी कर घर चलाती है। महेंद्र नाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु बेरोजगार हो जाने के कारण वह सावित्री के कमाई पर ही पलता है और बहुत ही दुखी है। उसकी स्थिति अपने ही परिवार में एक रबड़ के ठप्पे के समान है। सावित्री अपनी उन्नत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्र नाथ से वितृष्णा करने लगती है। जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आ जाती है, परंतु किसी से भी उसको अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती। महेंद्र नाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी, जो कि मनोज के साथ भाग जाती है, ये वही मनोज है जो कभी सावित्री के घर में सदस्य की तरह आता जाता था और सावित्री का प्रेमी भी था। सावित्री का बड़ा बेटा मनोज घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं रखता। वह भी पिता की तरह बेकार है। उसका अशोक नाम है। मनोज बिन्नी का पति है। उसका नौकरी में भी मन नहीं लगता। वह बदतमीज मिजाज का और बदजुबान है। उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्रियों की तस्वीर और अश्लील पुस्तकों के सहारे बीतता है उसका सारा दिन। छोटी बेटी भी इसी वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र के पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इसी तरह की भावना व्याप्त हो गई है। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्र नाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह इस नाटक के सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियति से अपसप्त हैं। जिसका नाम मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे रखा, वह बिल्कुल ही सटीक है। निष्कर्षतः मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आधे अधूरे नाटक उस प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। महान नगरों में रहने वाले, आर्थिक अभाव के साथ कई तरह के संघर्षों को झेलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी का इस नाटक में बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। यह नाटक संवेदना और शिल्प दोनों के धरातल पर ही बहुत सफल नाटक है और मंचन की दृष्टि से भी अत्यधिक उपयुक्त है। दोस्तों, हम इस नाटक को विस्तृत रूप में न पढ़ के संक्षेप में ही समझते हैं और पूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझन भरे रिश्तों में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश में एक दूसरे की अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर में बैठे थे। उनकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है और जब स्त्री घर चलाती है तो पति के प्रति उसका कैसा व्यवहार होता है, यह सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से घृणा करती हैं। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत विशेषताओं को इससे जाना जा सकता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ने में भी असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्र नाथ हमेशा से ही दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला आदमी नज़र आता है, जो कि उसकी नज़रों में सम्मान के लायक नहीं है। वह अपने लिए जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी या जीवन साथी की अपेक्षा करती है जो उसको पूर्णत्व प्रदान करे, जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतरे, परंतु उसे ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलता। इसी चक्कर में वह 2-3 आदमियों से संबंध भी स्थापित करती है, परंतु उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्म केंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। दूसरी ओर महेंद्र नाथ को लगता है सावित्री सदैव उस पर हावी रहने की तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती रहती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्र नाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होता है, जिससे वह मारने पीटने वाला, स्त्रियों के परिचित प्रेमियों के घर आने पर घर से बाहर चले जाने वाला और एक हारा हुआ व्यक्ति बन जाता है। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है, जो यह प्रण करके जाता है कि वह घर कभी नहीं लौटेगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालत में ही वापस आता है। वह न सावित्री के साथ रह सकता है, ना ही उससे अलग।
कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है। दोनों अपने अपने में भी आधे हैं, अधूरे हैं, और वर्तमान साथी उनके इस अधूरेपन को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। यही स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों की एक त्रासदी है। नाटक की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कोई सामंजस्य या स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहाँ साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी। यह स्थिति आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज के स्त्री पुरुषों के संबंधों के मध्य आए बदलावों को यथास्वरूप चित्रित करती है। महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच इस भावनात्मक अलगाव का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है, परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और पारिवारिक टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं रहता। सावित्री की बेटी बिन्नी और उसका पति मनोज वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अच्छे रूप में बिताते हैं, फिर भी उनके बीच में तनाव है और रिश्तों में घुटन पर्याप्त रूप में मौजूद है। नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन और सिंघानिया का भी उल्लेख है। इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्रनाथ से काफ़ी अलग है और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री इनसे कुछ प्रभावित होती है और आकर्षित भी, फिर भी एक ऐसा स्थायी संबंध बनाने में असक्षम है जो उसकी अपूर्णता को खत्म कर सके। इसी से पता चलता है मध्यम वर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुख सुविधाओं को भी खोजता है। बड़ी तेजी से आए इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने रूप और आकार को बदल लेते हैं। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उनके तथा अन्य रिश्तेदारों और बच्चों पर भी पड़ता है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने मां के ही प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता की भांति बेकार है, उसका नौकरी में मन नहीं लगता है। वह जीवन अपना अभिनेत्रियों की तस्वीर और अश्लील पुस्तकों के सहारे काटता है। छोटी बेटी भी वातावरण को देखकर बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट और चिड़चिड़ी हो गई है। हमेशा चिल्लाती और लड़ती रहती है। उम्र से ही पहले यौन संबंधों में रुचि भी रखती है। अतः हम कह सकते हैं आधे अधूरे नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्यम वर्ग में जहां एक और स्वतंत्र प्रगतिशील मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, तो वहीं साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की चाह भी है। और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुफ्त होने की छटपटाहट में बिखरते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन सभी संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आधे अधूरे नाटक मनुष्य के अधूरेपन और त्रासदी की कहानी है। नाटक का केंद्रीय चरित्र सावित्री पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी कामकाजी महिला है जो अपना भरपूर जीवन जीना चाहती है, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस कारण वह बहुत दुखी है और विषाद में चली जाती है। समस्या खुद सावित्री के भी अंदर है, जिसे जुनेजा ने अच्छी तरह उद्घाटित किया है। वह पुरुष में जिस पूर्णता की कामना करती है, दरअसल में जीवन में वैसा होता नहीं है। वह एक आदमी में सब कुछ चाहती है और ना पाकर उसका उपहास करती है, उसकी कमजोरी पर खींचती है, कभी व्यंग करती है, मगर कभी एक पल के लिए नहीं सोचती कि समस्या की जड़ वह खुद है। शुरुआत में दर्शक की सहानुभूति उसके पक्ष में होती है। वैवाहिक जीवन में पति से प्रताड़ित भी हुई है। आज वह पूरे घर के खर्च का निर्वहन करती है, परंतु जैसे जैसे घटना चक्र आगे बढ़ता है, एक दूसरा सच भी स्पष्ट होता है, जिसका सार जुनेजा के वक्तव्य में है। असल में बात इतनी है कि महेंद्रनाथ की जगह इनमें से तुम कोई भी आदमी रखती तो तुम्हारी ज़िंदगी में साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है जैसे कोई महेंद्रनाथ, कोई जुनेजा, कोई विश्वजीत या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सोचती, यही सब महसूस करती। कुल मिलाकर पूरे वातावरण में अस्वाभाविकता, अलगाव, असंतुष्टि व्याप्त है। कोई किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानता। यह त्रासदी क्या एक विशिष्ट परिवार भर है। दरअसल यह द्वंद्व पूरे मध्यम वर्ग का है, जहां बहुत सी आशाएं, ज़रूरतें और सपने ना पूरे होने पर घनीभूत इस द्वंद्व को और भी बढ़ा देते हैं। अभाव और आँच में संबंधों के डोर टूटने लगते हैं, मगर अभाव ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। हम सब इस बात को स्वीकार न कर पाने के लिए भी अपशब्द हैं कि कोई
कोई भी पूरा नहीं है, सब आधे अधूरे हैं, सब आधे अधूरे। तो इस तरह आप लोगों ने सुना मोहन राकेश जी द्वारा कृत नाटक आधे अधूरे की विषय वस्तु, समीक्षा और उसके पात्रों को। आशा करती हूँ यह सब आपको पसंद आया होगा। जितना भी हो सका मैंने प्रयास किया। फिर मिलेंगे किसी नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।